बोलोगे सर इनऑर्गेनिक क्यों करेंगे, समझ में आया कि केमिस्ट्री के कितने पोर्शन है बेटा, तीन ही अपने एग्जाम में आने वाले, कौन कौन सा बेटा, कौन से, और ये कौन सी केमिस्ट्री आएगी, ओनली 12th, कौन सी आएगी बेटा, ओनली 12th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएंगे पूरा, ठीक है। और 12th में कौन कौन सा है बेटा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अब इनऑर्गेनिक अपने दो ही चैप्टर है, कौन सा, डी एंड एफ ब्लॉक, और एक कौन सा बेटा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, उप सह संयोजक, क्या बोलते हैं बेटा, उप संयोजक। और ये क्या, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है ये। उसके बाद हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में एक तो आपका कौन सा होगा, विलियन, कौन सा हो गया बेटा, विलियन। दूसरा कौन सा हो गया बेटा, वैद्युत रसायन, और तीसरा हो गया कौन सा, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। अब बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इधर देखो, तो पहला तो अपने कौन सा है, हेलो एल्केन व हेलो एरी, हेलो अल्केन व हेलो एरीन। दूसरा क्या बेटा, अल्कोहल, फिनॉल व ईथर। और तीसरा कौन सा बेटा, एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद कौन सा अपना, एमीन। उसके बाद कौन सा बेटा, जैव अणु, कुछ ज्यादा ही है, ठीक है ना। कितने हो गए बताओ, 5, कितने हो गए बेटा, 5। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे, हम मतलब मैं, ठीक है ना, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा डीएनएफ ब्लॉक, मतलब इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। उसके बाद गढ़ाऊंगा फिजिकल, और फिर किसको करवाएंगे, ऑर्गेनिक को। अब इसके पीछे भी लॉजिकली है मामला, ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो रटना पड़ता है भाई, डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा रटना पड़ता है, वैसा टॉपिक है। तो उसके लिए अपन ऐसा करेंगे कि स्टार्टिंग से ही कर दूं तो इतने टेस्ट हो जाएंगे कि अपने आप याद हो जाएगा। संडे टेस्ट लेंगे तो भी लगभग 4 टेस्ट हो जाएंगे, कितने, 4 से 5 टेस्ट हो जाएंगे। और 4 से 5 टेस्ट हो गए, इसका मतलब काफी चैप्टर क्या हो गया, याद हो गया। और सेम कहानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए इनऑर्गेनिक को अपन को बार बार लर्न करना पड़ता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा पहले ले रहे, फिर बात करें कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अब रट रट के इतने बोर हो गए होंगे, फिर नया चाहिए और उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का होना चाहिए, तो फिर अपन ले लेंगे सॉल्यूशन, फिर वैद्युत रसायन, और फिर रासायनिक बल गतिकी, मतलब फिजिकल ले लेंगे। समझ आ रही बात। और किसी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसा लिखना, एक कॉपी लाना जिसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख सको, जो मैं जैसे पढ़ाऊं वैसे, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म, ताकि वो जब रिवीजन करने पर जाए तब, बाकी आपको वेल प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक सब कुछ। बात समझ आई बात। हैंड रिटन नोट्स होंगे बहुत अच्छे से, एक एक नोट्स में खुद वेरीफाइड करके लिखना। हो सकता है एक आध डाटा देखो कई बार मानवीय भूल पॉसिबल है, बाकी कोई डाटा इधर उधर नहीं होगा, वो भी मानवीय भूल भी बहुत कम। और वो नोट सारे मैं वापस पढ़ा दूंगा, जैसे आज चैप्टर खत्म हुआ है, आपको एनसीईआरटी पढ़ाई, वैसे वैसे वापस नोट्स लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, तो इस लाइन का मीन ये है, यहाँ पे ये है, इसलिए बोला ऐसा, ये बोला ये, ठीक है। उसके बाद अपन जाएंगे यहाँ पे, और तुम्हें पता है मैं सीधे चैप्टर तो स्टार्ट करूंगा नहीं, तो इससे पहले अपन एक लेंगे चीज जिसका नाम होता है सामान्य जानकारी। और ये सामान्य
सामान्य जानकारी आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी होगी, ठीक है ना, इसलिए इसके अंदर अपन टाइम लेंगे, ठीक है ना। और वो जो मैंने चैप्टर बताया तुम्हें आगे, वो लगभग 15 दिन में पूरे कर लेंगे। कितने? विदिन 15 डेज, विदिन 15 डेज ऐसा प्लानिंग है। उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारा थोड़ा यूँ रहता है, ठीक है ना, कि यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसमें, बाकी इनमें तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। और विलियन क्या ही बात करें इसकी, ठीक है ना, रोज यही काम करते हैं। अब तो गर्मियों का टाइम है, नींबू शिकंजी पर डे काम हो गया, तो सॉल्यूशन वाला तो इतना वो रहता नहीं। बात रही रासायनिक बल गति की, ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पे चले जाएं और करवाने जाएं तो 8 फॉर्मूले, कितने? रासायनिक बल गति की पूरी कितने फॉर्मूले? 8 फॉर्मूलों में केमिकल काइनेटिक्स क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। बाकी रटना कुछ है नहीं, कोटि किसे कहते हैं कुछ मतलब नहीं है, अपन को याद हो जाएगी। बस थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि ये कोटि के लिए ऐसी बातें बोली गई थी, बात समझ नहीं बात, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात आई यहाँ पे, तो इसके लिए देखो, इसके लिए क्या रहेगा मेरा प्लान ये, आपको मिलेंगे नोट्स, इनऑर्गेनिक में क्या मिलेंगे? नोट्स प्लस क्वेश्चन, नोट्स प्लस क्वेश्चन, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है। उसके लिए इसके लिए अलग से कोई शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, इनके लिए नोट्स प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, दैट इज द इम्पोर्टेंट। जब जैसे मोलर द्रव्यमान निकालना है तो मोलर द्रव्यमान के ऐसे 20 क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें आपको गधा के मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, मोल निकालना है, उसकी सांद्रता निकालनी है, बात समझ रही बात। जैसे इसमें विद्युत रसायन के अंदर बात करूं, सेल रिएक्शन होती क्या है, नर्नस इक्वेशन के 15 क्वेश्चन दे दो, ताकि क्वेश्चन नर्नस इक्वेशन समझ में आ गई। आपको सेल रिएक्शन के 10 क्वेश्चन दे दिए कि भाई सेल रिएक्शन कैसे होती, उसको समझ दो, ठीक है ना। तो इसी टाइप से देंगे ताकि क्या उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक आपका क्या हो जाए, आप 5-6 बार क्वेश्चन करोगे और वापस आपको ईमानदारी से करने कि भाई घर जाके मैं ये क्वेश्चन करूं तो ये अपने आप हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी ये सेम कहानी है, ठीक है ना, तो फायदा तुम्हें भी है, इसलिए थोड़ा बेटा मेहनत करना भाई, ठीक है। और नहीं समझ में आए तुम भी पूछो बेटा। और रासायनिक बल गति की बात करो, सेम कहानी, ठीक है ना। ओटी पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अणुसंकेता के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो जहां से जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ग्राफ से जितने टाइप का बनता है, ग्राफ का मैं एक अलग से चार्ट दे दूंगा, जो कि तुम्हारे जितने ग्राफ आएंगे इसके और इन दोनों के, वो वहां पे मेंशन करके दे दूंगा, बात समझ नहीं। अब बात रही ऑर्गेनिक की, वो अलग ही मामला है और उसके लिए अपन अलग तरीके से ही है, ठीक है ना। और तुम्हें पता है इसमें मेहनत के लिए अपन कमी छोड़ते हैं नहीं है, तो अब भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। वेल प्रॉपर नोट्स, एक एक चीज के क्या मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के द्वारा लिखे हुए, ठीक है ना। किसी कोचिंग के मॉड्यूल वगैरह किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ोगे तो आपको खुद को पता चलेगा, सबका समावेश एक के साथ वो है ना, सब कुछ एक छत के नीचे, वो वाला मामला है। प्लस पर डे डीपीपी वहीं पे मिल रही है, पर यहाँ पे भी क्या मिलेगी, अब यहाँ पे पर रिएक्शन के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। क्या भाई जैसे अपने पढ़ी इसमें पढ़ लिए SN1 SN2 के 20-20 25-25 क्वेश्चन, ठीक है ना। फिटिंग के कितने हो सकते हैं, वुड्स के कितने हो सकते हैं, जैसे हम एमीन के अंदर अपने हॉफमान ब्रोमोमाइड के कितने हो सकते हैं, ठीक है ना, ग्रेबिल थैलेमाइड के कितने हो सकते हैं। अब आपको रिएक्शन लिखनी नहीं है कहीं पे, आपको सिर्फ खोपड़ी के अंदर रखनी, इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट होगा, ऐसा दिया होगा, ऐसा होगा, इसका आंसर ये होता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम, कि आपको वहां पे बनाना नहीं है, वहां पे आप बेंजीन का डब्बा इधर उधर बना मैं कनपटी पे देता था ये क्या बनाया है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको पता है कि ऐसा डब्बा होता है तो वो बेंजीन होता है, बस समझ रही, दैट इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। और दूसरा, जैसे जैसे रोज प्रैक्टिस तुम करोगे ईमानदारी के साथ, तो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि 100% अपनी भी आ जाएगी, और यहाँ तो आएगी। और बाकी नीट का पेपर तुम देख के आओगे, उस दिन आके मेरे को बोल देना कि सर देखो आपने ये पढ़ा और ये चैप्टर यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं उठ गया, आपको ये लेक्चर अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वापस उठा के एक बताऊंगा कि देख यहाँ पे मैंने बताया और ये क्वेश्चन देख, खुद तुम देख लेना, ठीक है। अपन कट कर करके लगा देंगे उसमें, देखो ये रहा यहाँ से क्वेश्चन, ये रहा यहाँ से, समझ पर सारा। तो इसलिए पढ़ना बेटा तुम्हारा काम है, पढ़ाना हमारा, हम हमारी तरफ से ऑनेस्टी दिखाएंगे और तुम तुम्हारी तरफ से
ऑनेस्टी दिखाना। समझ बात? तो ये चीज़ है। और बाकी कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, पर्सनल एनी टाइम आप कंसल्ट कर सकते हो हमारे साथ, ये आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेगा। बाकी देखो कहने में लोग खूब कहेंगे वहाँ जाओगे तो ये मिल जाएगा, वहाँ जाओगे तो ये मिल जाएगा, हमारे पास ये है साहब। अब आपकी मर्जी है कि आप रहना चाहो तो मोस्ट वेलकम है, नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है ना, ये चीज़ है। ठीक है, बाकी हमारे पास फैकल्टी आपको वापस बता देता हूँ, फिजिक्स राजेंद्र जी है, ठीक है ना, और बायोलॉजी भावेश जी है, और केमिस्ट्री मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। चलिए, तो ये बात है। आ जाओ, हेडिंग डालते हैं DNF ब्लॉक। DNF ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना, और हिंदी में भी वही बात है, लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है ना, डी व एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अब समझते जाओ इसको अच्छे से। डी और व एफ ब्लॉक के तत्व क्या होता है? डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है? ठीक है ना भाई, डी ब्लॉक के, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व होते क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको, पढ़ने की जरूरत क्यों है? ठीक है ना, तो पहले तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो देखो, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा है कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, जैसे मैं कोई ले ले लूँ, एक एक्स एलिमेंट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? p में। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जब भी और किसके अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए? ऑफ बाउ नियम में अनुसार। किसके अनुसार? ऑफ बाउ नियम के अनुसार। यदि अपन किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं किसी कोषों के अंदर, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कोष के अंदर गया है उसे उस ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा। जैसे S में गया तो उसे क्या बोलेंगे? S ब्लॉक का। P में गया तो क्या बोलेंगे? P ब्लॉक का। और D में गया तो क्या बोलेंगे? D ब्लॉक का। और F में गया तो क्या बोलेंगे? F ब्लॉक। सुना है बात? तो बताओ डी एंड एफ ब्लॉक तत्व किसे कहेंगे? कि ऑफ बाउ के अनुसार, किसी भी तत्व का ऑफ बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने पर यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए? डी उपकोष या डी कक्षक में प्रविष्ट करता है तो उसे क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखो डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं ना, वो बराबर क्या होते हैं? 20 में होते हैं। क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के क्या होते हैं? मध्य स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं बेटा? मध्य, क्योंकि स्टार्टिंग में एस होते हैं, उसके बाद कौन सा होता है? डी, और फिर कौन सा होता है? पी। तो ये मध्य स्थित क्यों होते हैं, समझाई बात? अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपने डी ब्लॉक का लिखा होगा, आपने ये तो पढ़ रखा होगा स्केडियम, और स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3d क्या लिखा होगा? 1, और 4s कितना लिखा होगा? 2। तो देखो इसको मैं, देखो ये अंदर वाला कोष है कि नहीं भरा हुआ, तो ये n जो हाईएस्ट होता है वो कौन सा होता है? बाह्यतम कोष। कौन सा होता है बेटा? बाह्यतम कोष। तुम्हें दिखाई दे रहा है बेटा उधर से? दे रहा है? ठीक है ना, ये कौन सा हो गया बेटा? बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष, और बाह्यतम कोष को अपन लिखते हैं n से, तो ये वाला कौन सा हो गया? n-1 कोष हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा हुआ? n-1 कोष, ये पूरा यहां से यहां तक। और n-1 को क्या बोलते हैं? उपांत्य कोष। कौन सा क्या बोलते हैं बेटा? उपांत्य कोष। क्या बोलते हैं बेटा? उपांत्य कोष। और अंग्रेजी में बोलते हैं पेलेंटीमेट सेल। क्या बोलते हैं बेटा? पेलेंटीमेट सेल। समझाई बात? तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? n-1d उपांत्य कोष में प्रविष्ट करता है। किस में करता है? n-1d उपांत्य कोष में प्रविष्ट करता है। उसे क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक के तत्व। किसे बोलेंगे? डी ब्लॉक के तत्व। तो आपको बोले कि डी ब्लॉक तत्व क्या होता है, तो अपन लिखेंगे n-, ये दिखाई दे रहा है क्या कलर वाला? n-1d उपकोष। कौन? लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो उसे क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक तत्व।
समझ में आया क्या? क्या बोलेंगे डी ब्लॉक तो किससे बोलेंगे बताओ? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए, n-1d उपकोष, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? उपांत्य कोष। क्या बोलते हैं बेटा? उपांत्य कोष। सुना ही बात? इसमें जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बोलो डी ब्लॉक तत्व बोलेंगे, और ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? अवयव के अनुसार बना होना चाहिए। अवयव नियमानुसार होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए बेटा? अवयव नियमानुसार होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी स्थिति, आवर्त सारणी में स्थिति कहां पे? ठीक है ना, तो स्थिति कहां होती है बेटा? वर्ग। वर्ग कौन सा होता है? 3 से 12। डी ब्लॉक कहां से होते हैं? 3 से 12 बोलते रहो ना ताकि याद हो जाए साथ में। 3 से 12। और आवर्त कौन कौन से होते हैं बेटा? आवर्त 4 से लेके कहां तक? 7 तक। 7 तक। कोई डाउट है क्या? चलो, अब आपने एक वर्ड सुना होगा। हाँ, एक बात ये सुनो कि 3 से 12 तक ही क्यों है? 15 हो जाते या 3 से क्यों स्टार्ट किया? कोई और कर देते। तो देखो, यदि में देखा जाए यहां से 3 से स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये, और यहाँ पे चौथा आवर से क्यों स्टार्ट हुआ? तो आइए इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो ये इसका रीजन ये है बेटा। इधर देखो, ये अपनी अवयव प्रिंसिपल जानते हो तुम लोग? क्या होता है? 1s 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4d, उसके बाद कौन सा हो गया? 4f। ठीक है ना, उसके बाद बताओ 5s 5p 5d, ठीक है ना, 5f। यही होता है कि नहीं होता बेटा? अब देखो, सबसे पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन बताओ? बोलो। 1s में। किस में जाएगा? 1s में। कितने जा सकते हैं 1s में? 2। इसलिए जब पीरियोडिक टेबल पहले बनाई, तो पहले किस में गया? 1s में। इसलिए यहाँ पे एलिमेंट कितना रखा गया? 1, और 1 इधर रखा गया। वो अपने लक्षणों की वजह से इस साइड चला गया, क्योंकि उसके गुण हैं वो किससे? नॉर्मल गैसों से मिलते जुलते, इसलिए हीलियम को उसमें डाल दिया। फिर कौन सा आया बताओ? 2s। तो 2s में कितने गए? 2। तो 2s में 2 गए। इसका मतलब स्टार्टिंग हमेशा किससे हो रही है? s से। तो s को कितने रखे? और s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो इसलिए s के कितने ब्लॉक होंगे? 2। कितने ब्लॉक होंगे? 2। इसलिए s को क्या रख दिया? आगे। तो इसका मतलब 1 और 2 नंबर किसके आगे बेटा? यहाँ पे बताओ। s के। 1 और 2 किसके आगे? s के। उसके बाद जैसे अपने भरा, कौन आने चाहिए बेटा? p। कौन आना चाहिए? p। और p अपन ने क्या रखा? यहाँ आना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते p यहाँ आ गया। ये आ गया 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए p। यहाँ रख लिए थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया p। ठीक है, p में 6 भर दिया। उसके बाद वापस किस में आ गए? जैसे ये भर के रहे तो वापस आए किस में? ठीक है ना, वापस 3s में आ गए। 3s में कितने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2। वापस कितने आ गए? 2 एलिमेंट। इसका मतलब खत्म कहां पे हो रहा है? p पे। स्टार्ट कहां पे हो रहा है? s से। तो देखिए s पे स्टार्ट कर दिया। वापस ये रहा 3s 1, और ये 3s कितना हो गया? 2। उसके बाद कौन गया? 3p। तो ये रहा 3p वाला। आपने मान लिया कि सर इधर एकदम सटीक लगा के रखते हैं। ये लो, ये रहा, ये भर दिया। उसके बाद जैसे 3p के बाद किस में गया? 4s। किस में गया? 4s। ये पढ़े लो, ये 4s1 और ये क्या हो गया? 4s2। जैसे ही 4s भरा, अब कौन आए? d। अब कहां रखोगे d? नहीं रख पाए, d बढ़ने दे। जब यहां तो क्या पढ़े? p। इसलिए इस p को हटा के कहां रखा? पीछे। और पहले क्या लेके आए? d। अब बताओ d चौथे आवर्त से क्यों स्टार्ट हुआ? जबकि 3d d ऑर्बिटल तो कहां से हो रहा है? 3d से हो रहा था। तो चौथे से इसलिए हुआ क्योंकि 4s के बढ़ने के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाता है? d में जाता है। बात समझ रही बात? 4s के बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? d में जा रहा है। इसलिए d को क्या रखा? चौथे आवर्त से स्टार्ट किया। कहां से किया? चौथा। और वर्ग तीसरा क्यों रखा? पता चला क्योंकि हमेशा s बढ़ने के बाद क्या भरा जाएगा? d भरा जाएगा। तो s के कितने वर्ग हो गए? 1 और 2। फिर किसके आएंगे बेटा? d के। और d के कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं d में? 10। कितने भर सकते हैं?
10, तो कितने वर्ग होंगे 10, तो फिर यहाँ रखा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने डी ब्लॉक के रख दिए। अब जैसे डी भरा अब किस में चला गया, पी में, अब पी यहाँ पे रख सकते हैं, इसलिए वो 13 से लेके कहाँ तक हो गया 18 तक क्या हो गया पी रख दिया। कोई डाउट है क्या, पक्का समझ में आया क्या किया मैंने, पता चल रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए अपने डी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है, चौथे आवर्त से, पर चौथे आवर्त में कौन से डी ब्लॉक होंगे 3D में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3D में, क्योंकि n-1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब 4s भरा जाएगा तो इसको मैंने माना n, तो ns, तो ये कौन सा हो गया n-1d। बात समझाया, कोई डाउट है। इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन क्या लिखते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि डी को कैसे भर सकते हैं 1 से लेके कहां तक भर सकते हैं 10 तक, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 और कौन सा d9 d10, ऐसे भर सकते हैं नहीं भर सकते, पर डी कब भरेंगे जब उससे पहले कौन सा भर जाए s1 और s2, और 2 भरने के बाद डी भरा जाएगा कि नहीं जाएगा। और मैंने बोला ये s कौन सा है 4s वाला, तो 4s2 बढ़ने के बाद क्या जाएगा 4s2 बढ़ने के बाद क्या जाएगा 3d1 से कहां भरेगा 10। इसका मतलब इसको मैं यदि n मानूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 मानो, तो ये क्या होगा n-1d1 से 10। परंतु ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता। उसका रीजन क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉन, अब ये समझ में आया तुम लोगों को कि भाई ये वर्ग 3 क्यों हुआ 3 से 12, पता चला क्यों, क्योंकि उससे पहले क्या आता है s, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या जाता है s में, स्टार्टिंग हमेशा आवर्त सारणी की कौन सी होती है s से, और अंतिम हमेशा किस में होता है p में, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में भरा गया था, देख इधर देख ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में जा रहा होता है p में, जैसे p में गया वापस किस में आ गया s में, s स्टार्टिंग p एंडिंग। बात समझ आई, तो इसलिए ये 20 में आएंगे, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट क्या आ गए 20 में। बात समझ आई बात, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या आ गए 20 में। अब देखो बात सुनो यहाँ पे, तो मैंने बोला देखो वर्ग, तो 20 में आगे 2 वर्ग पहले s के होंगे, उसके बाद कौन सा आ गया तीसरा, और तीसरा कौन सा आ गया d का, और अब d के कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं d में 10 प्रकार से भर सकते नहीं, बोले इसका मतलब d के कितने एलिमेंट आएंगे 10, तो कितने होंगे 3 से लेके 3 में 2 के अंदर के 10 ऐड करोगे तो 12 होंगे कि नहीं होंगे, तो 3 से लेके क्या तक हो गया 12 तक। अब बात करूं आवर्त की, किसकी बात करूं बेटा आवर्त की, किसकी बात करूं आवर्त की, तो आवर्त की बात करूंगा तो बेटा आवर्त कहां से 4 से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि 4s भरने के बाद किस में भरा जाएगा 3d में इलेक्ट्रॉन, किस में भरा जाएगा 3d में इलेक्ट्रॉन, तो 4s बढ़ने के बाद इसका मतलब 4s कौन से आवर्त में आएगा चौथे में, तो चौथा आवर्त से स्टार्ट होंगे, इस वजह से चौथे आवर्त से डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हुए। कोई डाउट है पक्का। अब मैंने बोला कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए इसका बताओ, ns2 n-1 d क्या हो गया 1 to 10, जब कैसा होता नहीं है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये पेन दिखता है तुम लोगों को, मेरी आदत पड़ गई खराब, हाँ, तो वो क्या हो गया बेटा ns1 से क्या होता है 2, और n-1 d क्या होगा 1 से 10। तो ये क्यों होता ये है, जबकि होना क्या चाहिए था ns2 n-1 d 1 to 10, ऐसा क्यों नहीं, तो उसका रीजन ये होता है ns व n-1 d के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है बहुत कम, भाई ns उपकोष व n-1 d उपकोष के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण अतिरिक्त स्थायित्व के लिए ns का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है n-1d उपकोष में भी प्रवेश कर जाता है, इसलिए इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अनियमितता पाई जाती, ठीक है ना, जो होना चाहिए उस विन्यास में क्या पाई जाती है अनियमितता। समझ में आया क्या बात बोला, पता चला कि इनके मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है ns व n-1d उपकोष के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है, जिसके कारण अतिरिक्त स्थायित्व के लिए
लिए ns के इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रविष्ट कर जाते हैं। किसमें कर जाते हैं? n-1d उपकोष में प्रविष्ट कर जाते हैं। इसलिए क्या पाई जाती है? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अनियमितता पाई जाती है। इसलिए डी ब्लॉक तत्वों के इसी में पाई जाती है। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? इसलिए ये विन्यास न हो के कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है। और इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो इस नियम का भी पालना नहीं करता, और वो होता है बेटा पीडी। तो इसका जीईसी क्या हो गया? डी ब्लॉक का बोलो रे, जीईसी फटाफट बोलो। NS1 से 2, एक यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधी बात है। क्या हो गया? NS1 to 2, ठीक है ना। और n-1d क्या हो जाएगा? 1 से 10। और इसका क्या होता है? एक्सेप्ट क्या होता है इसमें? जो अपवाद लिख देता हूं मैं, पीडी क्या होता है बेटा? पीडी, ठीक है ना। और पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Kr 4d 10 और 5s क्या होता है बेटा? 0। जबकि अपन यहाँ पे s में कितना लिख रहे हैं? 1 से 2, पर यहाँ पे s में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 0। ये इस सामान्य नियम का क्या है? अपवाद। और इसको यदि इंक्लूड करके चलूं, मैं इसको साथ लेके चलूं, तो ns क्या हो जाएगा? 0 से 2। क्या हो जाएगा? 0 से 2। और n-1d क्या हो जाएगा? 1 से 10। और जहां n बराबर कितना होगा? 4, 5, 6 और 7। कोई डाउट है क्या? अब आप बोलोगे सर जनरल ये याद करें वो याद करें, तो आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है, इसलिए याद कौन सा रखना है? ये वाला याद रहेगा। ये ऑप्शन में होगा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन में होगा ही नहीं। ऑप्शन में आपको वही होगा आंसर, इसलिए याद रखना। उसका एक्सेप्शन कौन होता है बेटा? पीडी। क्या होता है बेटा? Kr 4d 10 5s 0। कोई डाउट है क्या? चलिए, और इसमें क्या हो गया? ये अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि चौथे आवर्त से स्टार्ट हो रहा है। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आवर्त को। तो कौन से आवर्त से स्टार्ट हो रहा है? 4 से। n इक्वल टू क्या हो गया? 4, 5, 6, 7। क्योंकि आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? 7। डॉट डॉट इनफाइनाइट नहीं लिखूंगा मैं यहाँ, क्योंकि अपने पास डिफाइन चीज बड़ी है, तो फालतू को लिखना, इनडिफाइंड लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? कई बार क्या होता है, अब थोड़ा सा इधर आओ, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा चेंज कर देते हैं। हो सके कोई ऐसा हो पेपर बनाने वाला जो चाहे नहीं तुम्हारा आईक्यू टेस्ट किया जाए कि बच्चे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखा हुआ है कि नहीं है। तो देख इधर देख, मैंने इसको 4s को माना है, क्या माना? n क्या माना है? 4 को n माना, तो ये n-1 लिख दिया था। अब मैं इसको n मानूं तो ये क्या होगा? n+1। अरे होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा? n+1। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ जाएगा। तो एक जीईसी का सेकंड जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? n+1 s 1 से 2 और n-d 1 क्या हो जाएगा? 10। एक ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से बन सकता है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। पर इसके ये जब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा तो आंसर देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत सारी दुनिया आंसर करके आएगी उपरोक्त में से कोई नहीं, पर तुम आंसर क्या करके आना इसका? ये वाला आंसर करके आना, ठीक है ना। और कैसा लिखा तुम्हें खुद को पता है कि पहले उसको n मानने थे, अब क्या मान लिया? दूसरे वाले को n मान लिया। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। कोई डाउट है क्या? क्या स्थिति समझ में आई तुम लोगों को? कहाँ पे थी? क्यों वर्ग 3 से 12 नंबर का समझ में आया? क्यों आवर 4 से 7 तक हुआ समझ में आया? कोई डाउट है? डी ब्लॉक एलिमेंट किससे कहते पता चला? कि ऑफ बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे, और भरते भरते क्या हुआ? यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-1d उपकोष में प्रविष्ट कर रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। और n-1d उपकोष कौन सा? उपांत्य कोष है। कौन सा? अंदर वाला कोष है। बाहर वाला कोष है क्या? बाहर वाला तो कौन सा होगा? ns हुआ। तो n-1d क्या हुआ? अंदर वाले। और अंदर वाले कोष को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? उपांत्य, और इंग्लिश में बोलते हैं पैलेंटिमेन। क्या बोलते हैं बेटा? पैलेंटिमेन। समझ में आ रहा है? पूछा अच्छे से? अरे बढ़िया, नींद तो नहीं आ रही? क्या पता घना दिन नींद उड़ी है आज तो ऐसा, ठीक है ना बेटा। बहुत जोर आएगा, 6 घंटे बैठना कोई छोटी बात नहीं है। तुम सोचो मजा आ गए ना,
कंटिन्यू एक जगह पे 2-2 घंटे एक क्लास के लिए टिके रहना मुश्किल काम हो जाएगा। तुम 40 मिनट के बाद सर पानी ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चलिए समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट है? चलिए, अब आपने एक नाम सुना हुआ डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों? ठीक है ना, तो उसका रीजन ये होता है, पहले तो क्या होता, प्राचीन काल की बात करूं तो डी ब्लॉक के तत्व क्या थे? अभी मैंने लिखवाया था कि पीरियोडिक टेबल में कहां स्टार्ट होते हैं बेटा? एस होता है, एस के बाद कौन होता है? डी, डी के बाद कौन हो गया? पी। तो इनके गुण होते हैं, तो ये सारे सारे इस साइड वाले यहां से यहां तक के वाले सारे क्या थे? मेटल। मेटल मतलब क्या हो गया? धातु। और इस वाले में सारे मिक्स थे, धातु, अधातु और उपधातु। तो ये थे, तो इनके गुण सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसके होते हैं? एस ब्लॉक के। और सबसे ज्यादा अधात्विक गुण किसके होते हैं? पी ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक के दोनों के बीच में आते हैं, इसलिए इनके गुण क्या होते हैं? धातु से अधातु की ओर शिफ्ट हो रहे। अरे है कि नहीं है? तो इनके गुणों में क्या हो रहा? संक्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए इनको कहा जाता था संक्रमण तत्व। फिर आईयूपीसी ने इसकी डेफिनेशन क्या कर ली? चेंज। आईयूपीसी एक ऐसी संस्था है जो केमिस्ट्री के अंदर होने वाले रिवोल्यूशन को क्या करती है? कंट्रोल करके चलती है कि भाई क्या केमिस्ट्री के किताब में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं तुमने पढ़ा आईयूपीसी नाम होता है, बस नाम नहीं होता है। आईयूपीसी एक, ठीक है ना, ब्रांच, मतलब हेड ऑफ ऑफिस है। जैसे मयूर स्कूल एंड कैसे, जैसे अपनी एक साकार कोचिंग, ठीक है ना, वैसे वो क्या करती है? डिसीजन करती है कि केमिस्ट्री के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। समझा नहीं मत? क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसके बारे में बात करती है। तो अपन बात करते हैं आईयूपीएससी के अंदर क्या डेफिनेशन दी कि ऐसे एलिमेंट जिनकी कौन सी? परमाणविक। कौन सी बेटा? परमाणविक। या कौन सी हो? कोई ऑक्सीकरण अवस्था, जिसमें डी क्या बना होना चाहिए? 1 to 9। डी कैसा बना होना चाहिए? 1 to 9, मतलब आंशिक रूप से बना होना चाहिए। डी ब्लॉक किससे बना होना चाहिए? आंशिक रूप से बना होना चाहिए, पूरा कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो। तो उससे क्या कहते हैं बेटा? संक्रमण तत्व। क्या बोलेंगे उसको? संक्रमण तत्व। कुछ समझ में आया? क्या होना चाहिए? डी कक्षक, आयनिक व परमाणविक। इसको मैं आयनिक अवस्था बोल सकता हूं। ऑक्सीजन अवस्था को क्या बोलेंगे? आयनिक अवस्था। परमाणविक अवस्था को बोलते हैं मूल अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा? एक और नाम होता है मूल अवस्था। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, कैसे? समझ में नहीं आई बात ये। तो इस बात को ऐसे समझते हैं, जैसे मैं लिखूं स्केडियम। क्या लिखूं बेटा? स्केडियम। कितने नंबर पे आता है बेटा? 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? AR 3D1 4S कितना हो गया? 2। क्या देख, ये जैसी होनी चाहिए वही स्थिति है कि नहीं? इसको बोलेंगे परमाणविक अवस्था। समझाई बात? कौन सी होगी? परमाणविक अवस्था। और इसमें देख डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। क्या संक्रमण तो है कि नहीं? परंतु जैसे ही मैं इसकी, मैंने बोला या, जरूरी नहीं है दोनों में हो, जरूरी, ये कतई जरूरी नहीं है कि दोनों में ऐसा हो। दोनों में से किसी एक अवस्था में हो तो भी चलेगा, दोनों में है तो कोई तकलीफ नहीं है। पर दोनों में से किसी एक में भी है तो वो भी क्या होगा? संक्रमण तत्व होगा। और इसके अंदर देखो इसमें है, और इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके मतलब आयन होता है। कौन से में रहते हैं? ये +3 में रहते हैं। और +3 में रहेंगे तब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा देंगे, और उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 3D 0 और 4S 0। अब बताओ, डी कक्षक खाली हो गया, फिर भी ये कैसा होगा? संक्रमण तत्व, क्योंकि इसकी परमाणविक अवस्था में डी कैसा? आंशिक रूप से भरा हुआ है। और ये इसकी कौन सी होगी? ऑक्सीकरण अवस्था, या क्या बोलेंगे? आयनिक अवस्था। आयनिक अवस्था। जैसे एक और ले लेता हूं कोई एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया Mn। क्या ले लिया बेटा? Mn। तो Mn को मैं करूंगा यहाँ पे, बताओ क्या हो गया? AR बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 5 4S कितना हो गया? 2।
और ये कितने नंबर पे आता है बेटा 25। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, इसका इतना कुछ हार्ड होता नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना, याद हो जाएगा तुम लोगों को। इधर देखो, अब मैं बोलूंगा mn कितना बेटा 3+ है, mn कितना है 3+ या 4+ ले लो, mn कितना है 4+। तो 4+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं बेटा 4, बताओ। 2 पहले इससे जाएंगे, मतलब जिसका n हाईएस्ट होता है इलेक्ट्रॉन पहले वहां से जाएगा, n हाईएस्ट कौन सा है, तो 2 यहाँ से चले गए तो क्या हो गया 4s 0। अब पीछे कितने बचे 2 उड़ाने और 2 यहाँ से उड़ा लो, कितने हो गए 3d 3। अब देख ये आयनिक अवस्था, ये कौन सी है परमाणु अवस्था, ये कौन सी है, दोनों में क्या है आंशिक रूप से भरा हुआ है कि नहीं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे अपने D12 9, क्या है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, इसलिए कैसा हो गया बेटा, कैसा हो गया संक्रमण तत्व। कोई डाउट है क्या, तो संक्रमण तत्व किसे कहेंगे कि ऐसे डी ब्लॉक के तत्व जिसमें परमाणु या आयनिक दोनों में से किसी भी एक अवस्था या दोनों अवस्था में डी कक्षा क्या हुआ आंशिक रूप से भरा हुआ है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या D12 कितने 9 है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे संक्रमण तत्व। परंतु अब बात एक और याद रखना, ठीक है ना, वर्ग ये कहां से कहां तक डी ब्लॉक तत्व कहां से कहां तक बता दे, 3 से लेके कहां तक दे 12, वर्ग 12 के तत्व होते हैं ना, इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, ठीक है ना, इन्हें क्या कहा जाता है असंक्रमण तत्व कहा जाता है या अविशेष संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अविशेष संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो उसका रीजन ये होता है, ठीक है ना, कि भाई इनको क्यों कहते हैं, तो ये वर्ग 12 में कौन आता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी व सीएन, ये जो एलिमेंट है ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्या नहीं है बेटा, संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है संक्रमण तत्व, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, अविशेष संक्रमण तत्व या क्या कहेंगे असंक्रमण तत्व। अब क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका क्या होता है आयनिक व में N-1D उपकोष कैसा होता है, पूर्ण पूरित होता है। कैसा होता है बेटा, पूर्ण पूरित होता है। कोई डाउट है, कैसा होता है बेटा पूर्ण पूरित। तो पूर्ण पूरित का मतलब क्या होगा, D10 विन्यास रखते हैं। कैसे रखता है बेटा D10, आइए समझते हैं कैसे D10 रखा। इधर देखो, जिंक कितने नंबर पे आता है बेटा 30, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखोगे Ar 3d10 4s2, और ये कौन सी स्थिति है इसकी, ठीक है ना, सामान्य या परमाणु अवस्था है कि नहीं। और अब देखो इसको जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट में लाएंगे तो Zn कितना हो गया 2+, कितना हो गया बेटा 2+, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ar 3d10 और 4s कितना हो गया 0, 2 डाल दिया अपने। बात समझ आई बात, क्या डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हुआ है, डी 1 to 10 1 to 9 है क्या, नहीं है, डी कैसा हो गया 10, इसलिए ये कैसा तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं, ये कैसा हो गया असंक्रमण तत्व या अविशेष संक्रमण तत्व। और ऐसे ऐसे किस में होगा, उसके अंदर देख लो CD के अंदर कितने नंबर पे आता है 48, क्या लिखो कौन सा हो गया Kr, 4D कितना हो गया 10 और 5s कितना हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कैडमियम कितने में 2+ में, और जैसे ही 2+ में बोलूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया Kr, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 4D और 5s कितना हो जाएगा 0। क्या ये पूर्ण भरित है कि नहीं, पूर्ण भरा हुआ है, D10 विन्यास है, तो इसका मतलब ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये कैसा हो गया असंक्रमण। और ऐसा ऐसा किस में होगा Hg में भी होगा और किस में होगा Cl, ठीक है ना। बात समझ नहीं, मत कोई डाउट है पक्का, किसी को हो तो बोलो, इसमें किसी को नहीं है, पक्का नहीं है। अब बताओ कुल डी ब्लॉक तत्व कितने होते हैं, तो देखो कितने होंगे, आवर्त सारणी में कौन से आवर्त से स्टार्ट हो गए आवर्त 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आवर्त, क्या लिख रहा हूँ बेटा आवर्त
ठीक है ना, कौन सा 4 5 6 7, ठीक है। आवर 4 से यहां लिख देता हूं श्रेणी, क्या लिख देता हूं बेटा, श्रेणी। और श्रेणी कैसे लिखते हैं, n-1 डी श्रेणी बोलते हैं इनको। तो ये कौन सी हो जाएगी, n-1 करेंगे तो कौन सा होगा, 3D श्रेणी। कौन सा होगा बेटा, 3D श्रेणी। और ये इनमें कौन सा होगा बेटा, 4D श्रेणी। और ये वाला है 5D श्रेणी, और ये 6D श्रेणी। और यहाँ एलिमेंट कौन से होते हैं, तो यहाँ स्केडियम से लेके कहां तक होता है बेटा, जिंक। और स्केडियम कितने नंबर पे आता है बेटा, 21 21। और यहाँ पे कितने होते हैं, 30। टोटल एलिमेंट कितने हुए। और कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे 3 2 कितना होता है, वर्ग 12। बात समझने की बात। अब बताओ इसकी बात करें, यहाँ होता है इट्रियम, तो क्या होता है बेटा, कैडमियम। कितना होता है यहाँ पे 39, और ये कितना होता है 48। सेम यहाँ पे कितने हो गए 10 एलिमेंट। कितने हो गए बेटा, 10 एलिमेंट। अब यहाँ पे बात करूं तो पहले तो होता है लेंथेनम, कितने पे होता है 57, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं बीच में, ठीक है। और फिर वापस डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है, कौन सा बताओ, रहेगी नहीं। और ये कितने नंबर पे आएगा बेटा 72। और उसके बाद कौन सा आएगा बेटा मरकरी, और वो होता है 80। और ये भी कितने हो गए 10 एलिमेंट। कितने हो गए बेटा 10 एलिमेंट। कोई डाउट है क्या यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे कितने हो गए, तो इसके बाद आएगा एक्टिनोइड। कितना आएगा बेटा एक्टिनोइड, और ये कितने नंबर पे आता है 89। और इसके बाद यहाँ पे वापस कितने आएंगे 14 एफ ब्लॉक। अब यहाँ पे कौन आएगा रदरफोर्डियम RF, और नंबर होंगे कितने 104। से कहां तक होगा बेटा बताओ CN, और वो होंगे 112। टोटल कितने होंगे 10 एलिमेंट। कितने हो गए 10 एलिमेंट। तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने होंगे, कितने होंगे 40। तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट बराबर क्या करेंगे 10 × 4 इक्वल टू क्या हो गया 40, ठीक है ना। क्योंकि एक श्रेणी में कितने आते हैं बेटा 10, तो टोटल कितने बेटा 4 श्रेणियां हैं, तो कितने हो गए। अब देखो ये कौन सी संक्रमण श्रेणी है, पहली संक्रमण श्रेणी है कि नहीं, इसलिए इसका एक और नाम होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो मैं लिख देता हूं प्रथम संक्रमण श्रेणी। कौन सा हो गया बेटा प्रथम संक्रमण श्रेणी। और ये कौन सी हो गई बेटा द्वितीय संक्रमण श्रेणी। और ये कौन सी होगी बेटा तृतीय, और ये चतुर्थ। कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में आई तुम लोगों को। अरे समझ में आया कितने कितने एलिमेंट है और कौन कौन सी चीजें समझ में आ रही क्या। कोई डाउट है, पक्का नहीं है, किसी को हो तो बोलो। ठीक है। अब देखो बात करें, क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के 4 एलिमेंट अपन ने निकाले अभी जो संक्रमण तत्व नहीं थे, परंतु डी ब्लॉक तत्व थे। अपन ने डी ब्लॉक तत्व इनको क्यों बोला बताओ, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है डी में जा रहा है, इसलिए क्या बोला डी ब्लॉक तत्व। तो अपन बोल सकते हैं कि सारे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं, परंतु सारे डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। तो मैं एक लाइन यहां पे लिख सकता हूं, सभी एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, परंतु सभी संक्रमण
तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, क्या होता है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इसका बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट तो कितने हो गए 40, संक्रमण तत्व कितने होते हैं बताओ? तत्व बराबर कितने होंगे 40 माइनस 4, और 4 कौन सा हो गया, जिंक, कैडमियम, मरकरी और सीएन, याद रहेगा क्या? और ये सीएन कौन सा है 1112, 112 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है 112। तो कितने हो गए टोटल 36। अब बताओ संक्रमण तत्वों के वर्ग स्थिति क्या होती है? तो संक्रमण तत्व कहां से कहां तक होते हैं स्थिति वर्ग में? तो कौन से वर्ग होते हैं वो संक्रमण तत्वों के? तो 3 से कहां तक हो गए 11, क्योंकि 12 वाला कौन सा हो गया बेटा, असंक्रमण तत्व हो गया। 12 वाला कौन सा हो गया? तो आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों की स्थिति कहां से कहां तक होती है, वर्ग 3 से लेके 11 तक। 12वां कौन सा हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट का तो 12वां भी होता है, परंतु 12वां डी ब्लॉक का वो एलिमेंट सीरीज है, श्रेणी है, जिसके मतलब वर्ग है जो क्या है, असंक्रमण तत्व है। कौन सा बेटा, असंक्रमण। और आवर्त के अंदर वही स्थिति रहेगी। आवर्त के अंदर क्या रहेगा, 4 से बताओ, 4 से कितना रहेगा रे 7। कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में आ रहा है पक्का? क्या क्या पता चला तुम लोगों को? कोई डाउट है किसी प्रकार का? कोई किसी को दुख दर्द वहम भ्रम नहीं है? चलो, तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कब से बोर कर दिया। समझ में आया सारे? एक बार फटाफट देखो ये सारे मैंने क्या क्या चीजें की है। ये था डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, मैंने बताया तुम लोगों को। उसके बाद मैंने बोला ऑबबाउ नियम अनुसार यदि n-1 डी उपकोष के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। n-1 को क्या बोलेंगे, उपांत्य कोष। उपांत्य कोष में इनकी स्थिति वर्ग में क्या होती है 3 से 12, आवर्त में क्या होती है बेटा 4 से 7। ठीक है, उसके बाद अपन ने बोला कि भाई 3 से 12 ही क्यों होती है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि भाई देखो यहाँ पे भरेंगे, पहले स्टार्टिंग हमेशा 2 से होती है, तो s कितने, s के कितने होंगे 2 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद p आने चाहिए थे, पर तो अपन ने देखा कि यहाँ आते तो p में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे आते p में क्या हो गया, गड़बड़, क्योंकि p की सीक्वेंस के बीच में कौन आ गया, d, इसलिए अपन ने p को हटा के क्या रख दिया पीछे। तो जैसे ही 4s के अंदर बढ़ने के बाद d में गए, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10 टाइप से भर सकते हैं। कौन कौन सा, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d और 8 10 ऐसे भर सकते हैं। तो 10 वर्ग होंगे, और 10 वर्ग कहाँ होंगे, s के ठीक बाद आता है, तो पहला और दूसरा तो s का हो गया। उसके बाद 3 से लेके जो 12 तक है वो किसके हो गए बेटा, डी ब्लॉक के। अब मैंने बोला ये चौथे आवर्त से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि 4s के बढ़ने के बाद किसको वो भरा जाता है बेटा 3d को, इसलिए 4s कौन से आवर्त से स्टार्ट होगा बेटा, चौथे से, क्योंकि n बराबर वैल्यू क्या है 4, तो चौथे आवर्त से स्टार्ट होगा, इसलिए अपन ने इसको किस में रख दिया बेटा, चौथे आवर्त में रख दिया। और कहाँ तक लेके चल गए, फिर नीचे तक 7 तक लेके गए, तो आवर्त कौन सा हो गया 4 से 7 तक। उसके बाद अपन ने बोला सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, देखो होना तो ऐसा चाहिए था, क्योंकि डी भर गया, s बढ़ने के बाद डी भरा जाता है, ns2 n-1 d12 क्या लिखना चाहिए 10। क्यों ns क्यों लिखा, इसको मैंने यदि n लिखूं तो ये कौन सा हो जाएगा n-1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 4s बढ़ने के बाद क्या भरा जाएगा d, और d में कौन सा है 3d, एक कम वाला d भर रहा है कि नहीं भर रहा, तो एक कम वाला भर रहा है, इसको मैं n मानूं तो ये क्या हो जाएगा n-1, और ये 2 करके ये क्या होना 1 to 10 होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। होता क्या है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns1 to 2 और l-1 d1 to 10, ये होता है। और ऐसा क्यों होता है, मैंने बोला ns व n-1d के मध्य क्या हो जाता है, ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण अतिरिक्त स्थायित्व के लिए ns के इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में क्या कर जाते हैं बेटा, प्रविष्ट कर जाते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों में क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सामान्य क्या पाई जाती है, अनियमितता पाई जाती है। याद हो गया क्या, कोई डाउट है किसी को? अरे किसी को किसी प्रकार का दुख हो तो बोल देना, क्या नहीं आया? ये ऊर्जा अंतराल कम होता है, ये वाला, ये कितने जनों को समझ में नहीं आया? इनके बीच में बेटा एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी गैप कम होगा तो अतिरिक्त स्थायित्व का मतलब होता है, अतिरिक्त स्थायित्व एक तो होता है सममिति, किस में होती है बेटा, सममिति, और एक होता है बेटा कौन सा, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, हिंदी में क्या बोलेंगे, विनिमय ऊर्जा। ये इस
इसको बोलते हैं अतिरिक्त स्थायित्व। और ये अतिरिक्त स्थायित्व आता कैसे, इस साइड देख, मैं इधर बता देता हूं। यहाँ पे देख, जैसे मैं बोलूं एक का D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और एक का D4 है, ठीक है। सुन, इसमें देख जैसे कितने ऑर्बिटल है बेटा, 5 होते कि नहीं होते, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पर, 1 2 3 4 5, क्या सबके पास एक एक है कि नहीं। सपोज दैट ऐसे करो, आप क्लास के अंदर बैठे हो, आपने बोला कि सर मेरे को कुछ खिला दो, मैंने सबको एक एक चॉकलेट दे दी, 3-4 बच्चों को छोड़ दी, वो नहीं कहेगा सर हमारे साथ तो अन्याय किया आपने। क्या इक्वलिटी रही, क्या सिमेट्रिकल अरेंजमेंट रहा, क्या नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पे सबको एक एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ये सिस्टमेटिक है कि नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसको देखो, देखिए ये रहा। और यहाँ पे कितना रहेगा बेटा, 1 2 3 4। अब बताओ एक खाली पड़ा कि नहीं मिला, ये बोला सबको तो एक एक मिला, मेरे को तो कुछ नहीं दिया। जब ये मार्केट में जाएगा तो ये बोलेगा सिस्टमेटिक काम नहीं हुआ, सबको मिला मेरे को छोड़ दिए, तो इसका मतलब ये स्टेबल है क्या, इसके कंपैरिजन कम स्थायी है कि नहीं। हाँ, अब देखो एस की बात करो, एस ऑर्बिटल लेके आया NS, क्या इसमें एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब कुछ भी नहीं दिया मैंने, थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने कुछ दिया ही नहीं इसको, क्या इसका किसी से झगड़ा है, क्या कुछ है तो ठीक। मैंने बोला एक रख तू, मैंने इसको क्या बोला, तू ऐसे कर एक रख, इसने बोला ठीक है, क्या सिस्टमेटिक है, किससे कंपटीशन, किसी से नहीं, अपना अपना। 5 में इधर देगा कोई नहीं, इधर देगा कोई नहीं, जो है मेरा है, इसका मतलब सम्मित है। अब मैंने एक और दे दिया, ये तो वापस खुश, अपने पास 2, इसका मतलब इसको परमानेंट सिमेट्री है कि नहीं, इसमें हमेशा खुश है कि नहीं, ये मिला तो ठीक, एक मिला तो ठीक, 2 मिला तो भी ठीक, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुख वहां है जब एक से ज्यादा होते हैं, ये बोला हम तो अकेला है, मम्मी पापा के लाडले, मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, पर बहुत मिला तो भी ठीक। तो इसलिए एस तो नाराज होता ही नहीं भाई, आप जब भी बोलोगे जैसा करना कहोगे मैं कर दूंगा, परंतु डी के अंदर गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देख, यदि डी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेके बैठा है और इसके बगल में बैठा है ये NS4 और इसके बगल में बैठा है N+1 S12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा है, ये भाई साहब इसने घर पे यूं मार काट लगा रखी है कि यार सबको एक एक दिया, मेरे को कुछ दिया ही नहीं तुम लोगों ने, यार सब मजे कर रहे हैं, बस मैं ही बैठा हूँ उतार के। तो इसने इससे बात की, तेरा छोरा सेना है, उसको पास 2-2 चीजें हैं, हमारा इधर घर में माता पची कर रहा है, तू एक इलेक्ट्रॉन क्यों ना इधर दे दे। वो बोला लेके जाओ मालिक, अपने छोरा अपने जैसा कहते हैं वैसा मानेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक। क्या अब इसके परिवार में शांति हुई कि नहीं हुई, और इस शांति से क्या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया, इस वजह से। और ये कब हो सकता है, जब ये व्यक्ति इसके घर जा सकता है, इसका मतलब इनके घर में आना जाने के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब ऐसा होगा कि नहीं होगा। है होना तो ये चाहिए था, यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ 4 होना चाहिए, परंतु इसके घर में ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ना हम तो इसमें भी करेंगे ना सर, नहीं हम तो इसमें भी कर सकते हैं ये बात, तो जब आप वहां कर रहे हो तो यहाँ क्या तकलीफ है, 1 2 3 इधर 2 सर ये रो रहा है, और इधर 1 S2 सर इसमें 2 पड़े हैं इसके, एक इधर, दोनों इधर ले आओ। ये बोला हम इतने पागल थोड़ी है कि पूरा घर ही खाली कर दे तुम्हारी खुशी के लिए, ऐसा नहीं हो, समझ रही बात। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में एक इलेक्ट्रॉन का आप क्या कर सकते हैं, इधर से इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे उसमें क्या आ जाए, सिमेट्री। तो इस वजह से। और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। अब विनिमय ऊर्जा क्या होती है, सम्मिति समझ में कि सबके पास इक्वलिटी होनी चाहिए, सबके पास एक एक है तो क्या होना चाहिए, एक एक। और ऐसा कई बार ऐसा मामला हो जाए, मामला कैसे, इधर देखो, जैसे कौन सा हो गया, D9 हो गया, और एक कौन सा हो गया, D10, ठीक है। 9 के अंदर मामला क्या हुआ, 10 के अंदर क्या हुआ, इधर देखो, एक 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों बोली ताकि तुम्हें लगे हाँ हमारे सब इंग्लिश तो आती है, हिंदी में भी आती है गिनती, तो दोनों में आ रही है मेरे को, ठीक है। इधर देखो
बात करते हैं यहाँ पे। अब सोचो क्या इसके घर में माता बच्ची वाला मामला है? क्यों है? ये बोल रहा सबके पास दो, मेरे पास इधर। सब खुश है कि नहीं? अब ये कहेगा या तो सबको एक एक दो या मेरे को भी दो दो। तो अपन सीधी सी बात है, इसके बगल में घर पड़ोसी कौन? n+1 s2। मैं बार बार 2 क्यों लिख रहा हूं? तुम बोले सर 1 लिखो इसमें। अरे जब 1s मतलब s ऑर्बिटल भरेंगे तभी तो d में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं तो s खाली पड़ा है अपन बोले नहीं मैं तो तेरे को d में भेजूंगा। ऐसे नहीं कर सकते ना, पहले अपन s में फिल करके फिर किस में भरेंगे? d में। इसलिए मैं वहां 2 लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं तुम्हारा ये कंफ्यूजन आ जाएगा सर वहां पे 1 ही लिखो अब 2 इसको, कि तुम्हारे मन में ये डाउट आता है कि भाई हाँ यार मार्क्स साहब गेम खेला हमारे साथ, ठीक है ना। तो लॉजिकली मामला ये है कि जब 1s, ठीक है, ns1 और ns2 बढ़ने के बाद क्या जाएगा? n-1d में जाएगा। तो अब देख ये वाला इसको गया भाई कि तू कुछ कर मेरे यार, मेरे घर में लड़ाई वड़ाई हो रही है। वो बोला एक इलेक्ट्रॉन मैं दे सकता हूँ मामला, तो कि दे दे यार एक तो दे। तो ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। और ये अब देख इनके बीच में जब एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप मतलब समझ में आ रही है क्या बात? आराम से हो जाती है, तब ये होगा कि नहीं होगा? यदि ये इसके अगल बगल में ही नहीं है, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा? नहीं आएगा ना। तो अब देख, तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक तो स्थायित्व के लिए हो रहा है, भाई ये रोने लग जाता है तब ये बोलता है मैं दे दूंगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तो इसका मतलब कभी एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कभी नहीं जा रहा है। और ऐसा जनरली किस में होगा? जिसका क्या हो डी, या तो D4 हो और या क्या हो D9, जनरली ऐसा होगा। तब कई बार आगे मैं और बताऊंगा इसके एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, उनको अपने रटने, वहाँ पे भी रीजंस, वहाँ विनिमय ऊर्जा होती है, पर अपन को इतना माथापची नहीं करेंगे। अपने क्वेश्चन आता है अपन को आंसर करना होता है, पीएचडी करनी नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, इसलिए केमिस्ट्री में पीएचडी करवाएंगे नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया सम्मिति के कारण। किसके कारण हो गया? सम्मिति के कारण अतिरिक्त स्थायित्व। अब देख यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर सकता है? परिवर्तित हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये इसके साथ परिवर्तित हो जाए और ये किसके साथ हो जाए? इसके साथ, और ये इसके साथ, और ये इसके साथ। कितनी बार परिवर्तित हो सकता है? 4 बार हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन को बोला, अब आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है, ये तो इसके साथ पहले हो रखा है, तो ये किसके साथ हो सकता है? इसके साथ, इसके साथ, और कितनी बार हो गए? 3 बार, ठीक है ना। अब बात करते हैं उसकी दूसरे वाले की, ये भी तो हो सकता है, ये इसके साथ तो हो गया और इसी के साथ भी तो हो गया, ये रहा, और इसके साथ ये रहा। अब ये किसके साथ रहा? इसके साथ, और कितने हो गए? 2। अब बताते दूसरे वाले के, ये बताओ, ये इसके साथ रह गया तो ये कितना हो गया? 1। टोटल कितने विनिमय हुए? देख 4 + 3 + 2 + 1 बराबर कितने हुए? काउंट करने आते हैं? 10। नहीं तो देखो ये 4 3 समझाई कितने हो गए? 7। फिर ये लो 7 हो गए, फिर कितने ऐड करने? ये ले 2 ऐड कर लिए, फिर 1 ऐड कर लिया। समझाई बात? चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, ये ऐसा था D4 वाला मामला, अपन ने वो लेके आए थे पहले राजी करने के लिए, अब राजी नहीं करते हैं। अब देखो एक बात और सुनना, जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में अंतर परिवर्तित होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके दौरान ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे कितनी बार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा? और जितनी ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा? ज्यादा। उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ पे जितने बार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना, तो उतना स्थायित्व ज्यादा। अब बता ये वाला कितने होगा? 1 2 3। कितना परिवर्तन हुआ इसमें? 3। अब बता ये वाला कितना करेगा? 1 2। अब बताओ ये वाला कितना करेगा? बताओ 1। कितना हुआ टोटल? 6। बताओ ज्यादा स्थायी कौन? तो ऊपर वाला नीचे वाला? D5 मोर स्टेबल या D4? D5 बहुत ज्यादा स्थायी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस वजह से क्या करता है, NS का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? n-1d ऑफकोर्स में चला जाता है। आया समझ में? तो डाउट है? अब आगे बात करते हैं। सेम कहानी यहाँ पे होगी, ये इनके साथ एक्सचेंज होगा तो ये इसके साथ होगा, पर एक बात ध्यान रखना, ये खड़े वाले इनके साथ होंगे और ये ऐसे होंगे। ऐसा नहीं कि इनका सर इसी के साथ भी तो कर लो, नहीं होगा। स्पिन सेम होना चाहिए। स्पिन क्या होना चाहिए? सेम।
इनका यदि अपन प्लस हाफ स्पिन ले रहे हैं तो इसका कितना होगा बेटा, माइनस हाफ। स्पिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कंपल्सरी है। इसलिए यहाँ पे 10 10 कितने हो जाएंगे, 20। कितने हो जाएंगे, 20। और यहाँ 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 और 6 16। ठीक है ना। अब जिनको समझ में आ गया ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, घर जाके देखना देखो होता है कि नहीं होता ऐसा। हाँ अब देखो, इसका मैंने बोला जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद क्या होता है, पीडी। क्या होता है बेटा, पीडी। पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए, मतलब एस में कुछ तो होना चाहिए था, जबकि एस में कुछ है नहीं। तो ये इसमें ये बोल रहा था एस में कितना होना चाहिए, 1 से 2 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या कितना होना चाहिए 2, जबकि इसके क्या होता है 0। जो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या है बेटा, एक्सेप्शन। सुनाई बात। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बताओ डी ब्लॉक का, वापस बोलो, n-1 डी 1 से 10 और ns कितना हो जाएगा 1 to 2। याद रहेगा क्या। यदि मैं पीडी को शामिल कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो 0 से 2 कर लो, तो 0 से क्या कर लेंगे 2, पीछे वाला सेम रहेगा। और जहां n बराबर कितना हो गया यहाँ पे 4 5 6 7, को डाउट है क्या, पक्का। अब बात करते हैं यहाँ पे, मैंने इसको क्या किया, मैंने बोला था जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख रहे थे ये वाला, मैंने कहा इसको जब मैंने n माना था, इसको पहले n माना था तो इसको n-1 लिखा था। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको n लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा s वाला n+1, तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा, क्या लिख दिया n+1 s12 क्या लिख दिया 2, और यहाँ पे ns क्या लिख दिया 1 to 10। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3 2 कितना हो जाएगा 7, 3 to 6, 3 2 कितना हो जाएगा 6। तो याद समझ में आया क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 3D श्रेणी से स्टार्ट होगा और कौन से तक जाएगा 6D श्रेणी तक जाएगा। कोई डाउट है क्या, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। मैंने बोला डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है बेटा, संक्रमण तत्व। तो पुराने टाइम था, जो प्राचीन काल था, उसके अंदर क्या था कि ये एस और क्या होते हैं पी के मध्य, कहाँ स्थित होता है एस व पी के मध्य। तो इसका मतलब मध्य स्थित है, तो सीधी सी बात है, तो एस के सारे कैसे होंगे धातु, और पी के ऑलमोस्ट क्या होता है अधातु। इससे उधर जाएंगे, धातु से अधातु की ओर जा रहे कि नहीं जा रहे, तो इनके गुण में क्या हो रहा है ट्रांजिशन हो रहा है, इनके गुणों में क्या हो रहा है ट्रांजिशन हो रहा है। क्या यही रहनी है जिंदगी, यही काटनी है इस कोचिंग में, या आगे कहीं भी जाना है, ये बातें यहीं पड़ी रहेगी बेटा, समझा रहे बात। और हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया तेरा बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक क्वेश्चन का ही खेल होता है बड़े एग्जामों के अंदर। ऐसा कई बार होता है। मैं अभी एक बताता हूँ, IIT जी का एक छोरे का एग्जाम था, मेरे पास आया कि सर ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाना है, बोर्ड का एग्जाम है प्रैक्टिकल समझा दो। उसके बाद IIT जी का एग्जाम है, देखे फिर वापस आके प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने उसको समझाया, प्रैक्टिकल टाइटेशन समझाया, और सबसे बड़ा इसका सौभाग्य ये था कि टाइटेशन वाला क्वेश्चन आ गया उसमें, और उसका सही हो गया। समझ के गया तब सही हुआ ना, नहीं समझता तो होता क्या, और सही हो गया तो उसकी परसेंटाइल आ गई, बड़ी अच्छी आ गई। सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन में 2% बड़े टॉप रैंक पे जाता है तो परसेंटाइल एक पॉइंट से फर्क पड़ता है, वहां तो एक क्वेश्चन सही हुआ है। समझ रही बात। और नहीं आता तो कई बार ये भी होता है कि कट ऑफ पे बैठे एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो अंदर हो जाते हैं, सीधे बाहर हो गए। तो वहां पे एक क्वेश्चन की अहमियत पता चलती है, या तो टॉपर को पता चलती है या ड्रॉपर को पता चलती है कि एक क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना। 1 लाख की अहमियत, 1 रुपए की अहमियत उसके है जिसके पास 99,999 रुपए पड़े। उसको पूछो 1 रुपए की कीमत क्या है। अपने पास क्या है, अपने पास 1 रुपया ही है, गया तो ठीक, कुछ नहीं। समझ रही बात। तो इसलिए समझो इस बात को, तो बाकी तेरी मर्जी है, ठीक है ना, एज यू विश, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। अब वो है ना, तेरे को जबाड़ा खोज के तो दिमाग में डालने था मैं तो तेरे को पढ़ाऊंगा भाई, तो बोला अब नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं बोला मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना, वो तेरी मर्जी है। ठीक है ना। गाय होती है ना, गाय गाँव में, उसको अपन कूतर वूतर मिला के उसमें डाला वाला डाल के मस्त गुड़ वुड़ डाल के डाल देते सामने। अब उसको खिला सकते हो आप पकड़ के, नहीं तो खा है, मर्जी उसकी, खाएगी तो खाएगी, नहीं खाएगी तो नहीं खाएगी। आपने कितना अच्छा बनाया उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो खाएगी या नहीं खाएगी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम खाओगे
या नहीं खाओगे, मेरा काम परोसना है और वो तो मैं परोस रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए पढ़ ले बेटा, क्या पता गलती से मिस्टेक, यही उम्र है, हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, ढंग की जगह पे चला जाए, है नहीं तो कोई बात नहीं, ये काम तो करना ही है, अगली साल आके बैठ जाना, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इस साइड देखो, क्योंकि हमें तो पैसे ही कमाना भाई, हम तो चाहते तुम आओ और यहीं बैठे रहो। भाई कोटा कोचिंग वाले ने इनके क्या सिस्टम है, यहीं बैठे रहो 4 साल। सर होगा बेटा, इस बार हो जाएगा तेरा बेटा, इस बार हो जाएगा बेटा, इस बार डिप्रेशन में हो रहा है उसका, और कुछ नहीं हो रहा बेटा, जा रहा है डिप्रेशन में, आप थोड़े दिन में खाएगा फांसी, तुमसे भी जाएगा घर वालों से भी जाएगा, सुना ही बात, बेटा हो जाएगा नहीं होता। तो इसलिए वो वाला सिस्टम अपने है नहीं, ठीक है ना, इसलिए मस्त आराम से बिंदास, ठीक है। चलो तो ये बात करते हैं, तो यहाँ पे एस एन क्या हो गया, उधर पी है, तो इनके बीच में ये इनके गुण क्या कर रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। पर आईयूपीसी ने इसकी डेफिनेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या बोला बेटा कि उनके परमाणुक या किसी भी ऑक्सीजन अवस्था में डी क्या भरा हुआ है, आंशिक अवस्था में आंशिक रूप से भरा हुआ है, मतलब डी 1 to 9 है, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, संक्रमण तत्व कहेंगे। बोलते रहो, क्या है, क्या कहते हैं उसको, संक्रमण तत्व। नहीं तो नींद आ जाएगी तुम लोगों को, ठीक है ना, टाइम ऐसा ही चल रहा है। हाँ, अपन ने लिया एग्जांपल, क्या लिया बेटा, एग्जांपल स्केडियम। स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 21 नंबर पे आता है, तो Ar3d1 4s2, ठीक है ना। तो आयनिक अवस्था में स्केडियम क्या हो गया, 3+ हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो 2 इधर से चले गए और 1 इधर से चला गया, तो यहाँ पे D0 हो गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे, मैंने बोला किसी एक अवस्था में, तो यहाँ पे एक अवस्था में आंशिक रूप से भरा हुआ है कि नहीं है, और आंशिक रूप से भरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व। नेक्स्ट बात की एक एग्जांपल और लिया, Mn का देखो, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25 नंबर पे आता है, तो क्या बोलेंगे Ar3d5 4s2। जैसे मैंने इधर 4+ किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव कर दिए, ये वाला है, और 2 इधर से किए, तो पीछे कितने रह गए बेटा, 3। तो दोनों अवस्था में डी आंशिक रूप से भरा हुआ है कि नहीं है, इसलिए इनको भी क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व। अब मैंने आगे बात की यहाँ कि कुछ एक डी ब्लॉक जो वर्ग बार है, डी ब्लॉक के कहां से कहां तक होगा, 3 से लेकर 12 वाले तत्व होते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा, संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, अविशेष संक्रमण तत्व, या क्या कहते हैं बेटा, असंक्रमण तत्व। और जो कौन कौन से होते हैं बेटा, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड Ca। और Cn कितने नंबर पे होता है बेटा, 112। कितने नंबर पे होता है, 112। समझ आई बात। देखो आयनिक और परमाणु दोनों अवस्था में क्या होता है इनका बेटा, n-d उपकोष क्या होता है, पूर्ण भरा होता है। इसका मतलब इनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, D10। इसलिए इनको क्या कहते हैं, असंक्रमण तत्व कहते हैं। कि जैसे देखो, देखिए जिंक का देखा, जिंक 30 नंबर पे आता है, Ar3d10 4s क्या हो गया, 2। तो जैसे जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 के अंदर लेके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा दिए, डी के अंदर अभी भी D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है, और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए क्या हो गया, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, असंक्रमण तत्व। अब बात करें यहाँ पे कैडमियम की, तो कैडमियम पे कितना हो गया बेटा, अरे है कि नहीं, तो Kr4010 5s क्या होगा, 2। तो यहाँ पे कैडमियम 2+2+ करेंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, यहाँ पे डी में कितने पड़े बेटा, 10 पड़े। तो डी में 10 पड़ा, इसका मतलब क्या हो गया, बताओ, आंशिक रूप से भरा हुआ है क्या, पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए कैसा हो गया बेटा, असंक्रमण तत्व, ठीक है। और कौन से होते हैं ऐसे, Hg व Ca, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर देखो। अब मैंने बोला श्रेणी, आवर्त श्रेणी व कौन से हो गए, कहाँ पे, तो मैंने बोला प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन से आवर्त से होती है बेटा, चौथे से, उसको क्या बोलते हैं, 3D श्रेणी बोलते हैं। और एलिमेंट कौन से होता है, स्केडियम से लेके जिंक, स्केडियम कहां से होता है 21 से, जिंक कहां से होता है 30 तक। और कितने एलिमेंट होते हैं बेटा, 10, ठीक है। उसके बाद अपने बोला द्वितीय संक्रमण श्रेणी, कौन सा बोला बेटा, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जो कौन से आवर्त में होती है, 5 आवर्त में होती है कि नहीं होती। और कौन से होंगे बेटा, 4D श्रेणी बोलेंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन है, डी वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4D में, इसमें किस में जाएगा, 3D में, इसलिए इनको 3D श्रेणी, इसमें 4D में जाएगा, इसलिए क्या बोला, 4D श्रेणी। तो इसको में क्या होगा, इट्रियम कौन सा होगा बेटा, 39, 2, कैडमियम कितना 48, और कितने होते हैं 10 एलिमेंट, कितने होते हैं बेटा 10 एलिमेंट, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, तृतीय संक्रमण श्रेणी, जिसमें क्या होता है, कौन से आवर्त से स्टार्ट होता है, छठे से, ठीक है ना। और अपन को पता है n-1d श्रेणी होगी, तो क्या हो गया 5d, इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 5d में जाएंगे। तो यहाँ पे लेंथ है 57 से अपन सीधा नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ क्या आएंगे 14 F ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद वापस कौन आएंगे, D ब्लॉक एलिमेंट। तो D ब्लॉक एलिमेंट कौन सा हो गया, यहाँ पे हैफनियम 72 से लेके क्या हो गया, Hg मरकरी कितने 80 नंबर पे। तो ये कितने हो गए, ये 9 एलिमेंट है और ये एक है, कितना हो गया बेटा 10, कितना हो गया बेटा 10। को डाउट है क्या। उसके बाद अपने बोला चतुर्थ श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में कौन से हो गया, आवर्त कौन सा हो गया 7 हो गया, तो क्या बोलेंगे 6d, और 6d बोलेंगे तो एक्टिनियम, एक्टिनियम कितने हो 89 से
इसके बीच में क्या हो गया 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट। 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, तो एक तो ये हो गया और ये कितने होंगे बेटा रदरफोर्डियम से CN, तो रदरफोर्डियम 104 से ये कितना हो गया टोटल 9, तो टोटल कितने होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट 10। ठीक है, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हो गए बेटा 10, कितने हो गए 10 × 4 क्योंकि 4 चार्ज सीरीज है और एक में कितने 10 एलिमेंट, तो कितने हो गए बेटा 40 एलिमेंट। उसके बाद मैंने बात की सभी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, परंतु सभी संक्रमण तत्व कैसे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो संक्रमण तत्व कितने होंगे टोटल 40 - 4, कौन से 4 किए बेटा जिंक कैडमियम मरकरी CN। CN कितने पे आता है 112, ठीक है ना। उसके कितने हो गए, ये बार बार मैं 112 की बोल रहा हूँ, 112 नंबर पे आने वाला असंक्रमण तत्व है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है और कई बार तुम्हें पता है कि मैं ऐसे क्वेश्चन बोलता हूँ आ जाते हैं, ऐसे मैं सोच रहा हूँ तो वो क्वेश्चन एग्जाम में प्रकट होते हैं, तो हो सकता है ये बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तुम सोच रहे हो 112 क्यों बोल रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 112 ताकि तुम्हें याद रहे कि 112 और उसमें पूछे 112 नंबर पर आने वाला असंक्रमण तत्व कौन सा है, सीधा ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम ये मत सोचना आएगा क्वेश्चन भयंकर आएगा, किताब से आएगा भाई कॉपी से, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ गया तो कुछ नहीं आएगा ऐसा, ठीक है ना। डरावना क्वेश्चन नहीं आते हैं, सही बात। और दूसरी बात है एनटीए तो ऐसे पेपर बनाता है, ये किताब पकड़ेगा यूं कि इसमें से क्वेश्चन पेपर बनाना है, कौन से बनाना है, इससे हाँ करो निकालो गोबे, अच्छा इससे, अरे यार ये क्वेश्चन अच्छा है दे दो। अब अपन बोला है इस पेज पे पूरा पढ़ के गए, ये छोड़ दिया गया, ये तो सर ने ऐसे बोला है इंपॉर्टेंट नहीं, ये पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर रटा हुआ है, बस ये पेज ही नहीं रटा हुआ, खाली जगह में हुआ था ऐसा है, सब कुछ आ रहा था बस वो, ठीक है ना। और अपने साथ ही देखो ना कितनी किस्मत खराब है कि मैंने सारा कुछ करवा दिया, उसके ऊपर क्रियाकारक पूछ लिए, उत्प्रेरक पूछ लिए, इधर वाला पूछ लिया, इधर वाला पूछ लिया, सिर्फ वही नहीं पूछा, सारा बाकी सारा कुछ क्या कर लिया मैंने पूछ लिया था, याद है, ठीक है। उसमें कुछ पेज में छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ वो कितना को छोड़ दिया। हाँ वो तो होना ही है, एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ाई थी मांगता हूँ, ठीक है ना, बट उस क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं दिया मैंने, है कि नहीं। तो आप सोचो ऐसा सेम एनटीए का मामला है कि कुछ भी दे देगा वो, कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी। चलिए इस साइड देखो, आगे बात करते हैं। तो वर्ग कौन सा हो गया बेटा बताओ, इसके कितने होंगे संक्रमण तत्वों के वर्ग कहां से होंगे 3 से लेके 11 और आवर्त कहां से होंगे 4 से 7, कोई डाउट है क्या, 4 से कितने होंगे 7, ठीक है। आगे बात करते हैं, खत्म, यहां तक समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट है क्या। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो डी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक जो है ना इन तत्वों के आंतरिक मतलब इंटर कैसे लिखते हैं, आंतरिक ऐसे लिखते हैं ना, डी छोटा होता है, ठीक है ना। क्या होता है आंतरिक डी एंड एफ उपकोष क्या होता है अपूर्ण, कैसे होता है बेटा अपूर्ण, इसलिए इनके जो गुण होंगे भौतिक व रासायनिक गुण वो असंक्रमण तत्वों से क्या होता है भिन्न। असंक्रमण तत्व मतलब कौन से, एस व पी ब्लॉक तत्वों से क्या होंगे भिन्न, एस व पी ब्लॉक तत्वों से क्या होंगे भिन्न होंगे, तत्वों से क्या होंगे बेटा भिन्न होंगे। क्यों होंगे भिन्न, समझ में आएगा क्या मैंने बोला कि इन परमाणुओं में डी व एफ उपकोष कैसे होते हैं अपूर्ण, मतलब आंतरिक रूप से क्या होता है आंतरिक वाले अपूर्ण होते हैं, तो एस व डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो उनसे इनके गुण क्या होंगे भिन्न होंगे, और इनको क्या कहते हैं बेटा असंक्रमण तत्व, क्या बोलते हैं असंक्रमण तत्व। तो असंक्रमण तत्व डी ब्लॉक के जिंक कैडमियम मरकरी है, बाकी एस एंड पी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व थोड़ी है, वो भी कैसे होंगे असंक्रमण तत्व होंगे। समझ आई बात, कोई डाउट है क्या। निम्न में से एक क्वेश्चन ऐसा मैं दूंगा, आगे बात करूंगा, ठीक है ना, तब आपको बताएंगे कि भाई क्या चीज है, ये समझ में आया तुम लोगों को। अब देखो इनके डी ब्लॉक के कुछ धातुएं बहुत महंगी होती है, कौन सा सोना, ठीक है ना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम, ये क्या होती है महंगी धातु होती है, और कुछ धातु होती है वो इंडस्ट्रियल बहुत यूज होती है, जैसे क्रोमियम है, आयरन है, टाइटेनियम है, ये क्या होती है इंडस्ट्रियल मेथड बहुत ज्यादा यूज होती है। आइए आगे बात करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, पक्का है। तो डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे बात करते हैं, कोई डाउट है
अरे है यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, क्या टाइम हो गया? 3 बज गए।